हेलो साथियों, स्वागत है आपका ग्रुप क्लासेस में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास है यूपी पेट 2022 जो सेट 2 है मैथ का। आज उसे सॉल्व करेंगे। कल हमने एक पहले सेट को देखा था, अब चलिए आज दूसरे सेट को देखते हैं। इसमें डीआई के भी प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं और बाकी मैथ के विभिन्न चैप्टर जो भी इसका पेट का सिलेबस है उससे काफ़ी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा डीआई से। इस डीआई को पहले एक बार समझ लेंगे क्या इस डीआई में, इसके बाद इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस डीआई में क्या दिया गया है, निम्नलिखित बार ग्राफ को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए बार ग्राफ में एक देश का 1991 से लेकर 1999 तक का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मिलियन यूएस डॉलर में दिया गया है। एक देश है उसका 1991 से लेकर 1999 तक का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दिया गया है और इसमें ये नीचे सन दिए गए 91, 92, 92, 93, 94, 95 ऐसे ही सन दिए गए हैं और ये इसका फॉरेन रिजर्व दिया गया है। अब चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इसका पहला प्रश्न है क्या। चलिए इसको प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है इसका, इसका पहला प्रश्न, ऐसे वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व औसत रिजर्व से ऊपर रहा हो और ऐसे वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व औसत रिजर्व से नीचे रहा हो। तो सबसे पहले में क्या ज्ञात करना है, इसका औसत निकालना है। औसत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व निकालना है। इसके बाद इसमें देखेंगे कितने वर्षों में ऊपर रहा था, कितने वर्षों में नीचे रहा था। तो सबसे पहले इसका औसत निकालेंगे। क्या करेंगे, 2640 इन सभी को ऐड करके और जितने भी वर्षों की संख्या उनसे भाग दे देंगे। चलिए ऐड करते हैं। 2640 प्लस 3720 प्लस 2520 प्लस 3360 प्लस 3120 प्लस 4320 प्लस 5040 प्लस 3120 इन सभी को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इन सभी को ऐड किया, ऐड करने के बाद कितना आया, इन सभी को ऐड करने के बाद आएगा 27,840 आया ऐड करने के बाद। अब इसमें वर्षों की संख्या से भाग दे देंगे तो औसत हमारा निकल के आ जाएगा। चलिए वर्ष गिन लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल वर्षों की संख्या कितनी है, 8। 8 से हम इसमें डिवाइड कर देते हैं। 8 से भाग देने के बाद हमारा जो एवरेज है वो निकल के आ जाएगा। एवरेज हमारा कितना निकल के आया, 3480 ये हमारा औसत निकल के आया। इससे भाग देंगे एक बार। 8 या 24 बचे 3, 38 हुए, 8 चौको 32, 5 बचे 6 इधर हो गया 64, 8 अट्ठे 64, 3480 हमारा निकल के आया है एवरेज। अब प्रश्न में बोला गया है, ये हमारा प्रश्न कि ऐसे कितने वर्षों की संख्या है जिनका एवरेज औसत से ऊपर रहा हो और औसत से नीचे रहा हो। चलिए सबसे पहले ऊपर वाले देखते हैं कितने ऊपर वाले वर्ष हैं। 3480 से जितने भी अधिक होंगे वो ऊपर वाले वर्ष होंगे। देखते हैं 2640 ये कम है, इसे छोड़ देंगे। इसके बाद 3720 ये 3480 से ऊपर है तो हम लोग साइड में लिखते जाएंगे, एक हमें मिल गया। इसके बाद देखते हैं 2520 भी कम है, 3360 भी कम है। इसके बाद 3120 ये भी कम है, 4320 एक ये मिल गया, 5040 एक ये मिल गया और 3120 ये नहीं होगा। तो जितने ऊपर रहे हैं वर्ष औसत से वो कितने वर्ष आए हैं, 3। चलिए आंसर में देख लेते हैं एक बार। 3:5 यानी कि आंसर में 2 ऑप्शन तो गलत हो गए, कि 2 अनुपात में था, एक ही 4 अनुपात में था। ठीक है, 4 अनुपात, ये 2 तो गलत हो गए। अब बचे 2। अब अगला वर्ष देखते हैं कितने भी औसत से कम है वो वाले देखते हैं एक बार। औसत से कम वाले कितने, 3480 से कम जितने भी होंगे उन्हें एक बार ऐड करेंगे। 2620 सबसे पहले हमने देख लिया। औसत से ज़्यादा वाले देख लेते हैं। एक ये था औसत से ज़्यादा वाला और एक ये था और एक ये था, 3 थे टोटल। 8 थे, 3 तो ज़्यादा वाले निकल गए तो बचे कितने, 5 जो है वो औसत से कम वाले। अब अनुपात क्या है, 3 ये 3 तो हो गए इसके ज़्यादा वाले, 3 ज़्यादा वाले हो गए, 5 कम वाले के, तो अनुपात निकल के क्या आएगा, 3:5। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन थर्ड
3:5 इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में बोला गया था औसत से कितने वर्ष ऊपर हैं फॉरेन रिजर्व वाले और कितने वर्ष नीचे हैं। तो ऊपर वाले थे 3 और नीचे वाले थे जिनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम था औसत से वो थे 5। तो औसत हमारा निकल के रेशियो निकल के आया वो आया 3:5। अब चलिए अगला प्रश्न इसका देखते हैं। DI का अगला प्रश्न क्या है हमारा, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न में बोला गया कि 1996-97 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व औसत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का लगभग कितना प्रतिशत रहा, ये प्रश्न बोला गया है। तो देखते हैं 1996-97 में कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था। 96-97 ये रहा 96-97, इसमें कितना था 4320 था। औसत हमारा कितना निकला था, औसत निकाला था हमने 3480। ये रहा औसत 3480 हमने औसत निकाला था। तो प्रश्न में यही बोला गया कि जो औसत से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगभग कितना प्रतिशत रहा। तो 4320 है और किससे रहा है औसत से 3480 का कितना प्रतिशत है, इंटू प्रतिशत है तो इंटू 100 कर देंगे। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसके लास्ट के 2 डिजिट जब 4 से विभाजित हो रहे हैं तो इसे पूरे को 4 से विभाजित कर लेंगे एक बार। इसे काटेंगे 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, 87 आया। इसे काटेंगे 4 से, 4 एकन 4 0, 4 अट्ठे 32, 108 आया। फिर इसे काट लेंगे 3 से, ये आएगा 29। इसे काटेंगे 3 तरक का 9, 3600/29 आ रहा है हमारा 3600/29। 29 का भाग दे देंगे 3600 में, एक बार गया कितना बचा 6 के साथ 70 बचा। तो 29 दूना 58, 2 12 बचा 120, 29 चक्कू और इसके बाद एक 4 बार जाएगा, 3 बार तो जाएगा नहीं, 29 यहाँ 87 होता है और यहाँ हमारा 120, एक बार और करेंगे 29 चक्कू 4 बार चला जाएगा। तो हमारा आंसर निकल के आएगा 124% लगभग निकल के आएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 124। 124 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ये रहा अगला प्रश्न। इसे सॉल्व करेंगे एक बार। 1997-98 में वर्ष 1993-94 की अपेक्षा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कितने प्रतिशत अधिक बढ़ोतरी हुई। तो 1997-98 देखें में कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है 97-98 50-40, 97-98 का है 50-40 लिखेंगे 50-40। बोला गया कि 1993-94 की अपेक्षा कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अधिक बढ़ोतरी हुई। तो देख लेंगे 93-94 का कितना है, ये रहा 93-94 का, 93-94 का है 2520। कितना है 2520। तो ये 2520 से सीधा हो रहा है 50-40, यानी 50-40 जस्ट डबल हो रहा है, यानी कि 100% की सीधी सीधी में वृद्धि इसमें दिख रही है। जस्ट डबल होने का मतलब क्या है, जितना था उतना और हो गया, तो 100% और बढ़ गया तो हमारा डबल हो गया जाके। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 100%, 100% की वृद्धि हुई है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो इसे सॉल्व कर लेंगे। 2520 था 1993-94 में, वो कितना गया 50-40, कितने की वृद्धि हुई है 25-20 की वृद्धि हुई है। 25-20 में जब 25-20 जोड़ेंगे तभी तो 50-40 आएगा। तो टोटल वृद्धि कितने की हुई है 25-20 की, और वृद्धि हुई कहाँ से 25-20 से ही हुई है, 2520 से ही वृद्धि हुई है, 2520 से। परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100 कर देंगे, एक बार चला जाएगा, आएगा हमारा 100%। या तो अब सीधे देख के कर लेते या फिर ऐसे सॉल्व करने में टाइम अपने फालतू में व्यर्थ किया, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट था। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ये रहा अगला प्रश्न। बोला गया 1991-92, 92-93, 93-94 के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के योग और वर्ष 1995-96, 96-97, 97-98 के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के योग का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी दोनों जितने भी 3-3 वर्ष दिए गए हैं, इन 3 वर्षों का योग और इन 3 वर्षों का योग का अनुपात पूछा गया कितना कितना आएगा। तो चलिए सबसे पहले करते हैं 1991 से 94 तक के वर्षों का योग। तो 1991 में कितना था 26-40,
26 40। इसके बाद था 37 20। इसके बाद था 25 20। इसका योग करेंगे तब आएगा 8880। 0 4 2 6 2 8 6 7 13 5 18 किया 8 हासिल 1 3 2 5 2 7 और 1 8 8880 आया। तो हम एक बार इसे लिख लेंगे साइड में 8880। जो हमारे ऊपर शुरू की 3 वर्षों का योग कितना आया 8880 आया। इसे लिख लेंगे 8880। अब देखते हैं आगे की 95 96 96 97 97 98। आप लोग इसे कॉपी में लिख के ऐड कर लेंगे। हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं कितना ऐड आएगा इसका। इसको ऐड करने के बाद आएगा 12480। डायरेक्ट ऐड करने के बाद कितना आएगा, ऐड करने के बाद आएगा 12000 अनुपात 12480। अब इनका रेशियो निकाल लेंगे, जो भी आएगा वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए इसका रेशियो करते हैं, कैसे आएगा। 0 से 0 काट दिया, अरे काट दिया मतलब यार सॉरी, 0 से 0 को काट दिया। अब इसमें 8 से भाग देंगे, इधर आएगा 111। इसमें 8 से भाग देंगे, 8 1 8 4 44 8 5 40 4 8 6 48 156 आया। अब इसे 3 से काट देंगे, 3 3 का 9 3 7 21 37। फिर 3 से काटेंगे, 3 5 15 3 दूनी 6। तो औसत हमारा रेशियो निकल के आया 37:52। तो 37:52 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ये रहा अगला प्रश्न। एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं, उनमें से 40% महिलाएं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा। इसे सॉल्व करेंगे। एक कार्यालय में इसे एक बार शॉर्ट कर लेंगे ऐसे। अब देखते हैं, एक कार्यालय में महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी थी, तो फीमेल की कितनी थी 40। जब फीमेल 40% हैं तो मेल कितने हो जाएंगे 60%, तभी तो टोटल 100% बनेगा जाके। अब प्रश्न में बोला गया कि उनमें से 40% महिलाओं ने और 60% पुरुषों, यानी कि 40 का 40%, जब 40 का 40% करेंगे, 40 का 40% और 60 का 60% महिलाओं ने इनको, महिला और पुरुषों ने इसको वोट दिया है, मेरे पक्ष में मतदान किया है। तो 40 का 40% कितना आएगा, 4 चौको 16%। 40 का 40% 16% और 60 का 60% 36% आएगा। तो 16% और प्लस 36% कितना आएगा 52। तो 52% इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्या क्या हमने इसमें प्रश्न के हिसाब से जो बोला गया था वही हमने किया है। प्रश्न में बोला गया था कि एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी, जब 40% महिला कर्मचारी हैं तो बचे हुए शेष पुरुष कर्मचारी हो गए 60%। अब 40 का 40% महिलाओं ने इसे वोट दिया है और पुरुष का था 60% और 60 का 60% पुरुषों ने इसे वोट दिया है। तो 40 का 40% आया 16 और 60 का 60% आया 36। 16 और 36 को जोड़ दिया 52%। जो 52% वोट था वो इसे मिला है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया। तो 52% इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इसमें क्या बोला कि 2 और 22 के बीच की सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो इसका औसत निकालने के लिए हम लोग कर देंगे फर्स्ट विषम संख्या प्लस लास्ट विषम संख्या डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो जितने भी विषम संख्या होंगी उनका औसत आ जाएगा। तो फर्स्ट विषम संख्या कितनी होगी, 2 और 22 के बीच में पहली विषम संख्या कहाँ पे आएगी, 2 के बाद 3, 3 हमारी पहली विषम संख्या होगी, प्लस लास्ट 22 से पहले कितना है 21, 21 हमारी विषम संख्या डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो 21 3 24, 24/2 आंसर आ जाएगा 12। 12 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर इसमें बोला जाता 22 और 2 और 22 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा, बीच बोला गया, के बीच, इनको इंक्लूड नहीं किया गया है, 2 और 22 को इंक्लूड नहीं किया गया। तो 2 के बाद पहली सम संख्या कौन सी आएगी, 2 के बाद आएगी इसका 3, तो विषम होगी बच्ची 4 प्लस, अब 22 के पहले कौन सी विषम संख्या आएगी, जब सम संख्याओं का बोलेगा तब कैसे करेंगे, 22 से पहले कौन सी सम संख्या आएगी 20, 20 4 24, तो भी आएगा 12। या सम संख्या बोलता है या विषम संख्या बोलता है 2 और 22 के बीच की, तो भी हमारा आंसर 12 ही आता।
इसका वैसे विषम संख्या को पूछा गया तो फर्स्ट विषम संख्या थी हमारी 3 और अंतिम विषम संख्या थी 21। 3 21 को जोड़ा 24/2 कर दिया, 24/2 12। 12 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इस सम का बताया था। विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 12। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? ये रहा अगला प्रश्न, इसे सॉल्व करेंगे एक बार। 11 संख्याओं की औसत 7 है, यानी 11 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या दोगुनी हो जाए तो संख्याओं की नई औसत संख्या क्या होगी? तो इसमें एक लॉजिक होता है, कॉन्सेप्ट होता है। क्या कॉन्सेप्ट? अगर औसत में 5 संख्याओं का औसत दिया गया, अगर सभी संख्या में बराबर बराबर जोड़ दिया जाए, जैसे 5 संख्याएं हैं यक्स 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 यक्स, ये जैसे मान लीजिए 5 संख्या, अगर बोला गया इन 5 संख्याओं का औसत क्या होगा? यक्स होगा। अब बोल दिया जाए सभी संख्याओं में 5 5 जोड़ दिया हमने, x+5, ऐसे x+5 सभी में कर दिया, तो औसत में भी 5 जुड़ जाएगा। अगर सभी संख्याओं में जोड़ा गया है, अगर समान दर से सभी संख्याओं में वृद्धि हो रही है तो औसत में भी उतनी ही दर से वृद्धि हो जाएगी, तो x+5 हो गया। अब इसी तरह इसमें बोला कि 11 संख्याओं का औसत 7 है। ऐसे इस प्रश्न में बोल दिया कि 11 लगातार संख्याएं, लगातार नहीं, यानी कि 11 संख्याएं हैं, कोई भी 11 संख्याएं हो सकती हैं, उसमें उनका औसत 7 था। यदि प्रत्येक संख्या दोगुनी कर दी जाए, जो भी 11 संख्याएं हैं, जो भी मान लीजिए सभी 11 संख्याएं हैं, 11 संख्याओं का औसत 7 है, हमने मान लिया सभी संख्याएं 7 7 हैं, ऐसे इसी तरह के 11 तक लिख लेंगे। और इनको सभी को दोगुना कर दिया तो सभी संख्या कितनी कितनी हो जाएंगी? 14 14 की। अब 11 तक तो औसत कितना हो गया इनका? ये 14 14 का औसत कितना हो गया? 14, यानी कि पहले औसत कितना था? 7, अब औसत कितना हो गया? 14। यानी जब सभी संख्याओं को हमने डबल किया है तो औसत भी हमारा डबल हो जाएगा। औसत जितनी भी संख्याओं का औसत दिया होता है, अगर उसमें जितनी संख्याओं का मल्टीपल किया जाएगा, जितने से मल्टीपल किया जाएगा अगर सभी संख्याओं में, तो औसत में भी उतने से गुणा हो जाएगा। अगर इस यही प्रश्न में बोला जाता कि 10 संख्याओं को लगातार 10 संख्याओं का औसत कुछ है, x है मान लीजिए, अगर सभी संख्या में 5 5 से गुणा कर दिया जाए तो औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? तो औसत में भी 5 का गुणा हो जाएगा, तो जो भी औसत नया आएगा वो 5 का मल्टीपल होके ही आएगा। तो लॉजिक उम्मीद करता हूँ आप लोग समझेंगे। अगर सभी संख्याओं में बराबर बराबर संख्या घटा दी जाए तो औसत में भी वही संख्या घट जाएगी जो कि सभी संख्याओं में घटाई गई थी। तो इस प्रश्न के हिसाब से सभी संख्याएं दोगुनी की हैं तो औसत भी हमारा दोगुना कर दिया जाएगा, तो 7 का दोगुना हो गया 14, तो 14 हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ये रहा हमारा अगला प्रश्न, इसे सॉल्व करेंगे। 40 96 का जो वर्गमूल है वो 64 है। तो प्रश्न में बोला गया कि √40 96, √40.96, √00 40 96, इसका मान क्या होगा? तो सबसे पहले पहला वाला अंडर रूट देखते हैं, इसका मान दिया गया 40 64, इसे लिख लेंगे 64 प्लस अगला वाला दिया गया अंडर रूट के अंदर 40.96। एक मिनट, इसे ऐसे समझो आप लोग, ऐसे नहीं समझ पाओगे, एक एक करके हम लोग इसे सॉल्व। सबसे पहले 40 96 का है जो इसका मान है वो तो मैं डायरेक्ट दिया गया 64 है, चलो उसको 64 तो यहाँ पे लिख लिया हमने। इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 40.96, अब क्या करना है? दशमलव के सामने 1, अगर 2 जीरो कर लेंगे। अब इसका अंडर रूट लेना है। अब हमें इस पूरे का अंडर रूट लेना है। दशमलव तो हमने हटा दिया, दशमलव को नीचे 1 आ गया, फिर दशमलव को हटा देते हैं। अब ये बच गया, बन गया हमारा 40 96/100। इसका अंडर रूट लेंगे तो ऊपर वाले का मान तो दिया गया था 64, इस ऊपर वाले इसका मान 64 दिया गया था, जैसे 64 लिखेंगे। जब √100 का मान कितना आएगा? 10 10 लिख लिया। अब ये कितना हो गया? जब 10 का इसमें भाग देंगे आएगा 0.64, 6.4 आएगा। तो 64 प्लस 6.4। अब इसी तरह आगे वाला सॉल्व करेंगे। इस आगे वाले को सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 0.004096, इसे सॉल्व करेंगे। दशमलव के नीचे 1 लिख दिया, दशमलव में हटा दिया, इसके नीचे 1 लिख दिया, दशमलव की जगह पे 1, 2 2 4 2 6 इनका है तो 6 जीरो बना दिए, 2 3 4 5 6। अभी अंडर रूट है, पूरे में अंडर रूट आ जाएगा। ये अंडर रूट यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब ऊपर वाले इस संख्या के आगे जो इतने भी जीरो होते हैं ये तो किसी काम के नहीं है। जब दशमलव हट गया तो ये किसी काम के नहीं थे, जीरो को भी हटा देते हैं। अब इतना मान दिया गया है 40 96, इसका मान तो दिया गया है प्रश्न में 64, तो हमने 64 लिख लिया। नीचे अंडर रूट के अंदर कितने जीरो हैं? 6 जीरो हैं। जब अंडर रूट के बाहर आएंगे तो आधे जीरो बाहर आ जाएंगे,
3 जीरो बाहर आ जाएंगे, 1000 आ जाएगा। जब अंडर रूट के अंदर 100 था तो बाहर निकल के 10 आया। जब अंडर रूट के अंदर 10,000 होगा तो बाहर निकल के 100 आएगा। जब अंडर रूट के अंदर 10 के बाद 6 जीरो है तो बाहर 3 जीरो आएंगे। अगर 8 जीरो होते तो बाहर 4 जीरो आते हैं। इसी तरह 10 जीरो होते तो बाहर 5 जीरो आते हैं। यानी कि अगर अंडर रूट के अंदर सम संख्या में जीरो है तो उसके जस्ट आधे होकर अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे। अभी 64/1000 हो गया, तो 1000 का जब इसमें भाग देंगे तो क्या ये संख्या बन के आएगी 0.064, ये संख्या बन के आएगी 0.064, ये संख्या बन के आएगी। चलिए इसे भी वेट कर देते हैं यहाँ पे 0.064। हमने अपनी कैलकुलेशन को इजी कर लिया है। जो ये अंडर रूट के अंदर सब मान दिए गए थे उनको हमने सॉल्व करने के बाद ये मान निकाल लिया 64 + 6.4 + 0.064। ये हमने मान निकाल लिया। अब इसको ऐड करेंगे 64 + 6.4 + 0.64। इसे कैसे ऐड करेंगे 64, इसके बाद दशमलव लगे तो 0 कर दीजिए, इसका कोई मान नहीं होगा लेकिन हम लोग लिख देते हैं। इसके बाद आया 6 दशमलव के सामने दशमलव, इसके बाद 4 दशमलव के बाद कितने भी जीरो लगा दो उनका कोई मान नहीं होता, ऐसे लगा दिया। इसके बाद आया दशमलव, दशमलव को हमें सिर्फ दशमलव के सामने लिखना है 0.64। चलिए इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आया 4, यहाँ पे आया 6, यहाँ पे आया 4, यह 6 4 10 की 0 हासिल 1, 7 और 1 8। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 70.464, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं, मैं दशमलव के सामने एक करके नीचे जितने अंक हैं दशमलव के तो उतने जीरो कर दिए और हमने रूट को सॉल्व कर लिया। रूट को सॉल्व करने के बाद जो भी मान आया उससे हमने योग जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जो भी आंसर आया वो हमारा सही आंसर हो गया। तो हमें जोड़ने के बाद मिला 70.464, तो 70.64 ऑप्शन नंबर 2 में था, तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, इसे सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा। इसके दोनों तरफ कर दीजिए स्क्वायर। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 1 + x/144 बराबर 13 का स्क्वायर करेंगे 169/144। अब इसमें से एक को इधर ले जाके माइनस करेंगे तो ये आएगा x/144 बराबर 169/144 -1। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। जब से आगे सॉल्व किया तो आया x/144 बराबर, इधर 169 - 144/144 बनेगा जाके, क्या बनेगा 169 - 144/144। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 169 से 144 जाएगा, बचेगा 25, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 25/44। तो सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे इसे ना लिख के सीधे लिख देते हैं 25/144 लिख देंगे 25/144। आप लोग भिन्न तो सॉल्व करना जानते ही होंगे, तो इतनी आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आप लोग भिन्न जानते होंगे, तो इसलिए इसका डायरेक्ट मान लिख दिया 25/144। अब 144 से 144 को काट दीजिए तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 25। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें x का मान ही पूछा गया था, x किसके बराबर होगा, तो x का मान होगा 25। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करेंगे और ग्रुप क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में क्या कहा गया, इस प्रश्न को सॉल्व करना है तो इसे सॉल्व करेंगे √3 की पावर 4 प्लस इस 12 के गुणनखंड कर देंगे 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2। जब गुणनखंड करते हैं तो उसकी जो भी पावर होती है पावर भी बराबर बराबर गुणनखंडों में डिवाइड हो जाती है। और इसमें से 3 का स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, तो जब अंडर रूट के अंदर से 3 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर कितना निकल जाएगा 3। अंडर रूट के अंदर कितना बचा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 9 25। जब अंडर रूट के अंदर 25 है बाहर निकल के कितना आएगा 5। 3 पहले से मौजूद था, चलिए इसे लिख देते हैं एक बार। 3 यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 16 9 25, अंडर रूट के अंदर आया 25, बाहर निकल के कितना है 3 × 5 15। 15 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे इतना ही समझना था कि 12 का स्क्वायर दिया गया था, इसे 12 के गुणनखंडों में विभाजित करना था। बाद बाकी 3 कॉमन लेके सॉल्व कर लिया तो हमारा आंसर कितना निकल गया, आंसर निकलेगा 15। 15 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक बार। 2√50 प्लस √18 माइनस √72 का सरलतम रूप क्या है? इसे सरल करना है। सरल कैसे करेंगे उसे देखेंगे। 2√50 है, 50 को लिख लेंगे 2√50 को लिख लेंगे 2 गुणे 25। एक ही करके सॉल्व कर रहे हैं हम। 2 गुणे 25 लिख लिया। 2 गुणे 25 लिखा। अब यहाँ से 5 तो 12 आ जाएगा, 25 का वर्गमूल करेंगे तो 5 12 आ जाएगा। तो 2 गुणे 5 अंदर हो जाएगा √2, तो 5 दूनी 10 √2, यानी इतना जो √50 था, 2√50 था, जो ये जो 2√50 था, इसको सॉल्व करने के बाद कितना बना दिया? 10 √2 बना लिया हमने। लिख लेंगे यहाँ पे साइड में 10 √2, 10 √2। इसके बाद है प्लस। अब √18 को सॉल्व करेंगे, अलग अलग सॉल्व करके यहाँ पे लिख लेंगे। मान के √18 को सॉल्व करेंगे तो 9 गुणे 2 कर लेंगे। रूट के अंदर 9 गुणे 2, 9 दूनी 18 होता है। 9 गुणे 2 करेंगे और 9 का जब वर्गमूल करेंगे तो आएगा 3, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 3√2। लिख के एक बार दिखा देते हैं आपको। अंडर रूट के अंदर करेंगे जब 2 गुणे 9, तो भी तो √18 ही है। अब जब 9 का वर्गमूल लेंगे तो आएगा 3, अंदर बचेगा √2, तो आ जाएगा 3√2। इसके बाद -72। अब माइनस के बाद √72 को सॉल्व करेंगे। इसे हटा देते हैं, यहाँ पे माइनस लिख दिया। यहाँ पे √72 को जब सॉल्व करेंगे, √72 को करेंगे तो आ जाएगा 36 गुणे 2, 2 गुणे 36, ये भी 72 हो जाएगा। अब 36 का जब वर्गमूल करेंगे तो 6 बार आ जाएगा 6√2। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसे लिख देंगे यहाँ पे -6√2। अभी इक्वेशन जो नीचे वाली बन के आई है हमारी, इसे सॉल्व कर लेंगे। 10√2 और 3√2 कितना हो गया? 13√2, 13√2 माइनस 6√2। 13√2 से 6√2 के बचा कितना? 7√2, 7 6 13, 7√2। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। 7 गुणे √2 का मान दिया गया 1.414। ये देखिए √2 का मान यहाँ पे ये दिया गया है, √2 का मान दिया गया 1.414। अब 7 का गुणा 1.414 में कर लीजिए, तो 7 चौक 28 बचा 2, 7 एकम 7 2 9, 7 चौक 28 बचा 2, 7 एकम 7 हो तो 2 9, दशमलव कितने के बाद? 3 अंक बाद 3 नंबर 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो आएगा हमारा 9.898। 9.898 हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इसे सॉल्व करेंगे एक बार सभी लोग। सभी सम संख्याओं के इकाई के अंकों के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करो। सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2 4 6 8, इसी तरह अंक की इकाई, इसी तरह की अंक की संख्याएं होती हैं सम संख्याएं। एक मिनट गड़बड़ हो गया था, स्क्रीन टच हो गई थी। यही तो होती है हमारी सम संख्याएं, 2 4 6 8 10 12। तो यहाँ पे फोकस क्या करना है हमें कि इकाई के अंकों का गुणनफल बोला गया है। प्रश्न में क्या बोला गया है? इकाई के अंकों का गुणनफल। तो इकाई के अंकों का गुणनफल करेंगे तो 10 एक ऐसा इकाई का अंक जिसमें गुणनफल में क्या है? 0। जब 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो हमेशा 0 ही देगा। तो इसका इकाई अंक जो आएगा, सम संख्याओं के गुणनफल का जो इकाई अंक आएगा वो 0 हो जाएगा। तो 0 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। ये अगला प्रश्न, इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक बार। कक्षा x के अनुभाग A के 32 लड़कों का औसत 60 है। 32 लड़कों का औसत कितना है? 60। जबकि अनुभाग B के 40 लड़कों के अंकों का औसत 33 है। 40 लड़कों के अंकों का औसत कितना है? 33। अब पूछा गया कि जब दोनों अनुभागों को मिला दिया जाता है तो औसत अंक कितने होंगे? तो इसमें लेवल मान लें कि जब हमने एवरेज की क्लास आपको ली थी तब आपको बताया था हमें कि ग्रुप मर्जिंग और ग्रुप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। जब दो ग्रुपों को आपस में मर्ज किया जाता है
तो उस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो छोटा वाला औसत है इसे लेवल मान लेंगे। 33, ये 33 से कितना ज़्यादा है, 27 ज़्यादा है। 33, 7, 40 और 20, 60, 27 ज़्यादा है। तो ये 27 ज़्यादा कितने लोगों में, 32 लोगों में। एक लोग में 27 ज़्यादा है, लोग कितने हैं, 32, तो 27 गुणे 32, 27 गुणे 32, इतना तो ज़्यादा वाला हो गया। अब क्या बोला गया कि दोनों ग्रुपों को आपस में मिला दिया गया। जब दोनों ग्रुपों को आपस में मिलाया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 40 और 30, 70, 2, 72, तो 72 इतना ये ज़्यादा वाला आया है। इसे 72 लोगों में बराबर बराबर डिवाइड कर देंगे, बड़े कर देंगे 72। इसका गुणा नहीं करना, इसे अभी काट लेना, इसके बाद इसका जो भी होगा उससे गुणा करेंगे। तो सबसे पहले इसे 9 से काट लेते हैं। 9 तियाँ 27, 9 अट्ठे 72। अब इस 8 से इसे 32 को काट देंगे, 8 चक्कू 32। यहाँ से 4 बचा, यहाँ से 3 बचा, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 हो जाएगा 12, यानी एक लोग के हिस्से में 12 और आना चाहिए। तो 33 था, 12 और करेंगे कितना जोड़ के आएगा, 33 और 2 35 और 10 45, 33 12 हो गए 45। तो 45 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है 45। 45 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्या क्या किया हमने, मर्जिंग ऑफ ग्रुप वाले प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उनका दो ग्रुप बनाए, इसके बाद उनका औसत लिखा। जो कम औसत वाला था उसे हमने लेवल मान लिया। लेवल क्यों मान लिया इसे, क्योंकि छोटा वाला दोनों ग्रुपों में मिल जाएगा आसानी से, बड़ा वाला आसानी से नहीं मिलेगा। तो 33 को हमने लेवल माना। इसके बाद देखा कि बड़े ग्रुप वाला जो है, जिसका औसत ज़्यादा है, वो छोटे वाले औसत से कितना ज़्यादा है, 27 ज़्यादा है। कितने लोगों में ज़्यादा है, 32 लोगों में ज़्यादा है। तो 27 गुणे 32 करेंगे, इतना हमारा जो आएगा ये ज़्यादा वाला आएगा। ये ज़्यादा वाला ये सभी लोगों में बराबर बराबर बांट देंगे। तो लोग टोटल कितने हैं, 40 और 32, 72 लोग ज़्यादा हैं। तो 27 गुणे 32 जो भी निकल के आएगा उसे 72 लोगों में डिवाइड करेंगे, तो हमारा निकल के एक लोग के हिस्से में आया ज़्यादा 12। तो 33 तो पहले था, लेवल माना था 33, और 12 इसमें और ऐड कर दिया तो आया 45। 45 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बार प्रश्न में बोला गया दो पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है के योगफल का न्यूनतम मान क्या होगा। यानी इस 24 के जितने भी गुणनखंड होंगे, उन गुणनखंडों का जब योग करेंगे, योग करने के बाद जो भी न्यूनतम मान आएगा उसको, वही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो सबसे पहले 24 के गुणनखंड रखते हैं। एक तो इसके गुणनखंड होंगे 2 गुणे 12, 24 आ जाएगा। 3 गुणे 8, 24 आ जाएगा। 4 गुणे 6, 24 आ जाएगा। और 5 से तो होगा नहीं, 6 गुणे 4, ये रिपीट होने लगे तो रिपीटेशन नहीं लेना है हमें। तो भी अगर रिपीट करेंगे तो भी इनका योग करेंगे तो भी 10 आएगा, इसका योग करेंगे, इसका योग करेंगे तो भी 10 आएगा। अगर ऐसी तरह रिपीट करते हैं तो भी योग करने पे योग तो सेम ही आएगा, तो रिपीट नहीं करना है, एक ही बार ले लेना है। तो मैं देखा कि ये 3 गुणनखंड आए। इसमें बोला कि दो पूर्णांकों जिनका गुणनखंड, ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनका गुणनखंड करने पर 24 आए और उनका योग करने पर न्यूनतम संख्या है। तो 2 और 12 को हमने गुणा किया तो 24 आया, लेकिन ये क्या है, न्यूनतम है। तो 12 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 14। 8 3 24, ये दो गुणनखंड पूर्णांक गुणनखंड है, इनका गुणा किया तो आया 24। इनका योग करेंगे तो कितना आएगा, 8 3 11। 6 और 4 इनका गुणा किया तो आया 24, लेकिन जब इनका योग किया तो कितना आया, 10। इसमें से न्यूनतम वाला कौन सा है, न्यूनतम वाला 10 है हमारा। तो यही प्रश्न में बोला कि योगफल का न्यूनतम मान क्या होगा। तो योगफल का न्यूनतम मान होगा 10। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास। तो कैसा लगा ये प्रैक्टिस सेट कमेंट में जरूर बताएंगे। और अगर इसी तरह के वीडियो आप लोगों को और चाहिए तो आप लोग ग्रुप क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपको डेली 4 बजे ये प्रैक्टिस सेट यूपी पेड के लिए दिया जाता है, तो आप लोग बेल आइकन को प्रेस करके 4 बजे तैयार रहें इस प्रैक्टिस सेट को करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।